नहीं करते। यहाँ पर बल का अर्थ दिया है, स्थिर वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह स्थिर रहती है। गतिशील वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह उसी वेग से, वह उसी दिशा में सतत गतिशील रहती है। यह न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम है। आगे अनेक उदाहरणों द्वारा हम देखेंगे कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है। गतिशील है, गतिशील मतलब कोई वस्तु चल रही है, गति में है, जब तक कि उसको हम रोकने का प्रयास न करें तब तक वह गतिशील ही रहना चाहती है, या उस पर कोई बाह्य बल क्रियाशील न हो। बाहर से कोई बल जब तक कि उस पर क्रियाशील नहीं होता वह सतत गतिशील रहना चाहती है। और उसी तरह से जब तक उसकी दिशा को मोड़ने का प्रयास न किया जाए तो वह एक ही दिशा में गतिशील रहती है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति फुटबॉल को जोर से किक करता है, और जैसे ही वह फुटबॉल को किक करता है गेंद आगे की दिशा में गतिशील होती है। इसके पहले हमने देखा जो फुटबॉल है वो मैदान पर अपने स्थान पर है, और जैसे उस व्यक्ति ने उसे किक किया, जोर से लात मारी, वह आगे की तरफ गतिशील हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाने के बाद वह गेंद रुक जाती है। तो उसका कारण क्या है? हमने कहा कि वह गतिशील है तो गतिशील रहना चाहिए, किंतु हम देखते हैं जमीन पर वह रगड़ते हुए जा रही है, घसते हुए जा रही है। इसका मतलब है उस पर घर्षण बल क्रियाशील होता है, और जितना अधिक घर्षण बल होगा उतने जल्दी वह गेंद रुकेगी। यहाँ पर एक बच्चा गाड़ी को खींचने का प्रयास कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। इसके पहले यह गाड़ी अपनी ओर स्थिर थी। इस तरह से जब वह उस पर बल लगाता है तो गाड़ी उसकी ओर खींची जाती है। यहाँ कुछ चित्र का निरीक्षण हम कर सकते हैं। संपर्क व असंपर्क बल में विभिन्न क्रियाएं दी गई है। एक व्यक्ति मोटर कार को पीछे से धक्का लगा रहा है। जब वो पीछे से धक्का लगाएगा, धकेलेगा उस गाड़ी को, तो मोटर कार आगे की दिशा में जाएगी, धकेली जाती है। इसी तरह से दूसरा चित्र है, एक लड़का कुत्ते को अपनी ओर खींच रहा है। अब कुत्ता उसके विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, और जो लड़का है अपनी तरफ खींचता है। और तीसरे चित्र में एक लड़का फुटबॉल को तेजी से पैर से ढकेलता है या किक करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दो वस्तुओं में आंतर क्रिया द्वारा उन वस्तुओं पर बल प्रयुक्त होता है, अर्थात दोनों के बीच आंतर क्रिया हुई। यह व्यक्ति कार को ढकेल रहा है, ढकेल रहा है अर्थात कार और उसके बीच, उस व्यक्ति के बीच आंतर क्रिया हो रही है। पीछे से जब वो ढकेलता है तो कार आगे की दिशा में जाती है। उसी तरह से बालक जब कुत्ते को अपनी ओर खींचता है तो कुत्ता जिसका बल ज्यादा होगा उसकी ओर आएगा। तो इन दोनों के बीच यहाँ पर अंतर क्रिया हो रही है। उसी तरह से फुटबॉल और इस बालक के बीच, इस बच्चे के बीच अंतर क्रिया हो रही है। यहाँ पर चुंबक के ध्रुवों की ओर लोहे की आलपीनें चुंबकीय बल के कारण आकर्षित होती है। अब यहाँ एक चित्र दिया है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं मैग्नेट है, मैग्नेट की ओर यह पिनें आकर्षित होती है। यहाँ पर भी कोई बल क्रियाशील हो रहा है, जिस बल, उस बल को हम कहते हैं चुंबकीय बल। पिन आकर्षित हुई चुंबकीय बल के कारण, अर्थात चुंबक में बल है, वो अपनी ओर खींचता है उस पिन को। उसी तरह से एक चित्र यहाँ पर है, इस प्रयोग को हम लोग घर पर करके देख सकते हैं। कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और कंघी को जब हम बालों में रगड़ते हैं, रगड़ करके उन छोटे टुकड़ों की ओर ले जाते हैं, तो कंघी पर वो सारे कागज के टुकड़े चिपकने लगते हैं। इस तरह से हम देखते हैं एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंघी के अंदर आती है, एक धारा आती है, उसको हम स्थिर विद्युत आवेश कह सकते हैं। वह स्थिर विद्युत आवेश के कारण वह कागज उस कंघी से चिपकता है। उसी तरह से यहाँ पर एक नारियल का पेड़, नारियल के पेड़ से टूट करके नारियल नीचे की तरफ गिरता है, तो उसका कारण क्या है? पृथ्वी में गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका मतलब पृथ्वी अपनी ओर किसी भी चीज को खींचती है, आकर्षित करती है, वह उसका गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी में।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पहले के उदाहरण थे उसमें व्यक्ति कार को ढकेलता है, कार को ढकेलने की वजह से क्या होता है, दोनों के बीच अंतर क्रिया हो रही है, कार आगे की तरफ जाती है। लड़का फुटबॉल को जब तेजी से मारता है तो फुटबॉल आगे की तरफ जाता है। लड़का कुत्ते को अपनी तरफ खींचता है तो कुत्ता उसकी तरफ खींचा चला आता है। तो इसका मतलब है वहां पर संपर्क हो रहा है, और इन उदाहरणों में प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है, इन दोनों के बीच वह अंतर क्रिया नहीं है, इसलिए इसे असंपर्क बल कहते हैं। जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का, इस तरह से यहाँ पर असंपर्क, सीधे संपर्क नहीं है दोनों चीजों के बीच। स्नायु बल संपर्क बल का उदाहरण है। स्नायु बल अर्थात मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। मनुष्य या कोई भी व्यक्ति अपने मांसपेशियों के द्वारा जब बल लगाता है, तो पहली जो तीनों आकृतियां थी उसमें हम लोगों ने देखा वह व्यक्ति किस तरह से कार को ढकेल रहा है। कार को ढकेल रहा है इसका मतलब स्नायु बल, उसका पेशीय बल काम कर रहा है। लड़का कुत्ते को अपनी तरफ खींच रहा है, खींचना मतलब वह भी एक तरह से संपर्क बल है। इसका मतलब वह खींच रहा है, उस चीज को खींचने का अर्थात क्या हुआ, संपर्क बल, सीधे कांटेक्ट हो रहा है, उसमें उसका स्नायु बल या पेशीय बल लग रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति सामान को उठा करके चेयर पर या स्टूल पर रख रहा है, तो इस तरह से उठाना, और दूसरा ढकेलना, वस्तु को ढकेलता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर तीसरे में किसी चीज को वह खींच रहा है। इस तरह से हम देखते हैं उठाना, ढकेलना, खींचना, ऐसी अनेक क्रियाओं में जो बल प्रयुक्त हो रहा है उस मनुष्य द्वारा स्नायु बल लगाया जा रहा है। स्नायु बल, मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल, उस अपने शरीर से वो ताकत लगा है, इसलिए ये क्रियाएं जो हो रही हैं प्रत्यक्ष रूप से इसे संपर्क बल भी कहते हैं। अब बाकी की तीनों क्रियाएं कौन सी थी? ये चुंबकीय बल, चुंबक की सहायता से उस पिन को अपनी ओर आकर्षित करना, वहां पर चुंबकीय बल कार्य कर रहा था। उसी तरह से नारियल के पेड़ से नीचे गिरना, अर्थात गुरुत्वीय बल वहां पर कार्य कर रहा था। उसी तरह से स्थिर विद्युत बल, जो कंघी, हम लोगों ने कंघी का उदाहरण देखा, कंघी को जब बालों में रगड़ते हैं उसके बाद पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों की ओर ले जाते हैं, तो वह स्थिर विद्युत बल उस कंघी में आवेशित होता है, जिसके कारण वह पेपर उस कंघी से चिपक जाता है, इसलिए इसे असंपर्क बल कहते हैं। तो संपर्क बल और असंपर्क बल हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद असंपर्क बल के उदाहरण दिए। ये बार मैग्नेट है, छड़ मैग्नेट भी इसे कहते हैं। अब मैग्नेट जो होता है उसके एक सिरा देखो लाल है, दूसरा सफेद रंग दिया है। यहाँ पर ऊपर इस बॉटल के ऊपर भी दो अलग अलग चुंबक दिखाए गए हैं। जो एन लिखा है इसका मतलब है नॉर्थ पोल, उत्तरीय ध्रुव। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर तथा दूसरा दक्षिण। अगर किसी भी चुंबकीय सुई को हम बिना किसी बाह्य बल के अगर हम उसको स्थिर रखते हैं या एक धागे में टांग करके रखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो उत्तर और दक्षिण की दिशा दिखाती है। जो दिशा उत्तर की दिखाती है, जो छोर सुई का उत्तरी दिशा दिखाता है उसको एन मार्क कर लेते हैं, मतलब वो नॉर्थ पोल हुआ। और जो दक्षिण की दिशा दिखाती है उस पर हम एस लिख लेते हैं या एस मार्क करते हैं, इसका मतलब हुआ साउथ पोल हुआ, अर्थात दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों दिशाएं दिखाता है एक बार मैग्नेट या चुंबकीय सुई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही चुंबक के दोनों छड़ चुंबक हैं, दोनों को नजदीक लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को ढकेलते हैं, या पहला चुंबक दूसरे को आगे की तरफ ढकेल रहा है, इसका मतलब उसके बीच रिपल्सन हुआ, प्रत्याकर्षण हुआ। इसका अर्थ होता है कि अगर समान पोल है दोनों भी, दोनों नॉर्थ नॉर्थ है, तो दोनों एक दूसरे को पीछे की तरफ ढकेलते हैं। उसी तरह का एक उदाहरण हमारे पुस्तक में दिया है असंपर्क बल का। अगर एक छोर नॉर्थ है और दूसरा साउथ है, और इस बॉटल पर इस तरह से हम दोनों मैग्नेट को, दोनों चुंबक को लगा दिए, छड़ चुंबक को, और जब पानी के अंदर दोनों बोतलों को रखा जाता है और इस तरह से चुंबक को जिस तरह से आकृति में दिखाया है हम रखते हैं,
तो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है। उसका कारण है कि दोनों विपरीत ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ होगा तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर दोनों समान ध्रुव होंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया है, दोनों भी रेड रेड कलर है, अर्थात दोनों के ध्रुव, दोनों चुंबक के समान है। अगर दोनों समान ध्रुव होंगे तो दोनों के बीच प्रत्याकर्षण होगा, प्रत्याकर्षण, रिपल्सन। इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि यह भी एक असंपर्क बल का उदाहरण है, जिसमें सीधे सीधे कांटेक्ट नहीं होता, अर्थात दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि दोनों ध्रुव अगर समान होंगे तो दोनों के बीच प्रत्याकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर दोनों अपोजिट पोल है, विपरीत ध्रुव है, एक उत्तर है दूसरा दक्षिणी ध्रुव है, तो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। अब असंतुलित संतुलित बल, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। हम लोगों ने तराजू देखा है। तराजू में एक तरफ वजन रखते हैं, बाट रखते हैं, और दूसरी तरफ कोई भी वस्तु को तौलते हैं। जब दोनों वस्तु बराबर होगी, वस्तु और उसका वजन बराबर होगा, तो जो कांटा है बीच में दिखाई देता है। जो और जब वजन ज्यादा होगा, वस्तु का वजन कम होगा, उस वजन उस बाट के बराबर नहीं होगा, तो एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, इस तरह से दिखाता है। उसको अनबैलेंस्ड फोर्स भी कहते हैं। अब किसी वस्तु पर एक ही दिशा में अनेक बल लगाने पर उनके योगफल के बराबर उस वस्तु पर बल प्रयुक्त होता है। यदि दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाए जाए, उनके अंतर के बराबर बल उस वस्तु पर प्रयुक्त होता है। बल यह परिमाण तथा दिशा, इन दोनों द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर परिमाण भी है और दिशा भी है, इसलिए बल एक सदिश राशि है। राशियां सदिश और अदिश। सदिश अर्थात यहाँ पर दिशा भी दिखाई जा रही है और परिमाण भी, इसलिए बल एक सदिश राशि है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इन दोनों का बल जब समान था तो दोनों स्थिर थे, बैलेंस था। और जैसे ही इसके ऊपर दूसरा बल और उससे ज्यादा बल आ जाता है, तो एक तरफ झुक जाता है, और जैसे फिर उस बल को हम हटा लेते हैं, दोनों बराबर। इस तरह से हम संतुलित और असंतुलित बल देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। और सबसे महत्वपूर्ण बल यह सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ परिमाण और दिशा दोनों के बारे में बताया गया है। अब जड़त्व क्या होता है? पहले हम लोगों ने देखा, कोई स्थिर पिंड है तो स्थिर ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल क्रियाशील न हो। बल के बिना कोई भी पदार्थ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, अगर उस पर हम कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं करते, जब तक कि ऊपर बाहर से हम फोर्स नहीं लगाते। अब यहाँ पर पुस्तक में भी एक उदाहरण दिया है, उसको देखते हैं हम। एक 5 रुपए का सिक्का या कोई भी सिक्का ले लेते हैं, पोस्ट कार्ड रखते हैं ग्लास पर, और जैसे ही पोस्ट कार्ड को उंगली की सहायता से टक्कर मारते हैं या जोर से खींचते हैं, सिक्का तुरंत नीचे गिर जाता है। इसका मतलब सिक्का जो था जड़त्व का एक उदाहरण, अर्थात वो अपनी जगह पर स्थिर रहना चाहता है। कार्ड को हम खींचते हैं, इसलिए सिक्का तुरंत ग्लास में गिरता है। यह जड़त्व का एक उदाहरण है। अब प्रेशर, दाब क्या होता है? हम लोगों ने देखा है, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन या 3 पहिया वाहन, उदाहरण स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार या ऑटो रिक्शा। उसके टायर में, उसके व्हील में हवा भरने हम जाते हैं पहिए में। तो जब वहां पर हवा भरने जाते हैं तो हमने देखा है कि एक छोटी सी उसके पास मशीन की तरह होता है, जिसके ऊपर दाब के आंकड़े दिखाई देते हैं, डिस्क की तरह होता है। अब वह इस तरह से, जैसे हवा भरते हैं, हवा भरने के बाद उसे नापा जाता है, उसके ऊपर कुछ अंक दिए गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह से। तो यह टायर के अंदर कितना दाब है उसे बताने के लिए, अर्थात हर गाड़ी का पहिया जो होता है उसमें दाब अलग अलग होता है। ज्यादातर जो मोटरसाइकिल होती है या कार होती है, उसमें 30 से 40 पाउंड तक की हवा भरी जाती है। तो यहाँ पर जो हवा का दाब देखने के लिए बनाया गया है, इसका मतलब है पूरे प्रेशर के साथ उस मशीन, उस यंत्र की सहायता से जब हम हवा भरते हैं,
तो पहिए में कितनी हवा है उसे मापने के लिए इस तरह के यंत्र का उपयोग करते हैं। इस पंप की सहायता से हम चेक पंप की सहायता से हवा भरते हैं और इस यंत्र की सहायता से हम उसमें निर्धारित जितना आवश्यक हवा है उतना ही रखते हैं, बाकी की हवा निकाल देते हैं ज्यादा होने पर, या कम है तो और ज्यादा प्रेशर से उसमें हवा भरी जाती है। इस यंत्र से हवा के दाब को मापा जाता है। अब हमने घरों में देखा है कि चाकू से सब्जी को काटते हैं, तो कभी कभी बहुत पुराना चाकू हो जाता है या कम धार वाला होता है, तो उससे जल्दी सब्जियां नहीं कटती, फिर उस पर हम धार लगाते हैं। तो धारदार चाकू से किसी भी वस्तु को काटना आसान होता है, सब्जी या फलों को काटना ज्यादा आसान है अपेक्षाकृत कम धार वाले चाकू से। तो ऐसा क्यों होता है? हम देखते हैं कि चाकू जब धारदार होता है तो ऊपर से जब हम प्रेशर करते हैं, जब प्रेशर करेंगे, अब यहाँ पर देखो कम धार वाला चाकू है, उससे टमाटर अच्छी तरह से नहीं कट रहा है। इसका मतलब जो बल हम उस पर उस चाकू पर प्रयुक्त कर रहे हैं, वो उसकी जो सतह है वह थोड़ा ज्यादा चौड़ी होने के कारण, कम धार होने के कारण प्रेशर अधिक जगह पर पड़ता है, दाब अधिक जगह पर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो सब्जी काटी जा रही है, जो टमाटर काटा जा रहा है, वह सही से नहीं कटता। और जब धारदार चाकू का उपयोग करते हैं, जैसा दूसरे उदाहरण में दिया है, टमाटर आसानी से कट रहा है। इसका मतलब है कि जब धार अधिक होगा तो उस पर अधिक बल क्रियाशील होगा। इस तरह से इस उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं कि धारदार चाकू से आसानी से टमाटर या किसी भी सब्जी को हम काट सकते हैं अपेक्षाकृत कम धार वाले चाकू से। अब यहाँ पर दाब का जो सूत्र दिया है, प्रेशर, दाब बराबर बल जिस पर बल प्रयुक्त किया है वह क्षेत्रफल, अर्थात इसका क्षेत्रफल जिस पर हम बल प्रयुक्त कर रहे हैं, और कितना बल प्रयुक्त कर रहे हैं। कम ताकत लगाएंगे मतलब कम बल लगाएंगे तो भी ठीक से नहीं कटेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं दाब बराबर बल बटे जिस पर बल प्रयुक्त किया है वह वस्तु या उसका क्षेत्रफल। अब दाब की इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन है, बल की इकाई न्यूटन, और क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर है। अर्थात जिस क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग मीटर, और न्यूटन इकाई है बल की, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जो बल हम लगा रहे हैं। इसलिए दाब की इकाई होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल या पीए कहते हैं। मौसम विज्ञान में दाब की इकाई बार है, एक बार बराबर 10 घाते 5 पास्कल। दाब यह अदिश राशि है। हम लोगों ने देखा बल सदिश राशि, दाब अदिश राशि। यहाँ पर दिशा के बारे में नहीं पता चलता है, इसलिए यह अदिश राशि है। क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर उसी बल का दाब कम होता है, और क्षेत्रफल कम होने पर उसी बल के दाब में वृद्धि होती है। यहाँ पर उदाहरण दिया है, ऊंट के पैर के तलवे फैले हुए थे, जिस कारण ऊंट का भार अधिक पृष्ठभाग पर पड़ता है। रेत पर पड़ने वाले दाब कम होता है, इसलिए ऊंट के पैर जमीन में धंसते नहीं तथा उसे चलना आसान होता है। इसलिए कहा गया है कि जो ऊंट होता है वह रेगिस्तान का जहाज होता है, कैमल शिप ऑफ डेजर्ट, अर्थात जो ऊंट है रेगिस्तान का जहाज है। उसके जो पैर के तलवे होते हैं ज्यादा चौड़े होते हैं, गद्दीदार होते हैं, इसलिए वह रेत में धंसते नहीं है। हमें रेत पर दौड़ना कठिन होता है, क्योंकि हमारे जो तल होता है, पैर का तलवा होता है, उतना ज्यादा चौड़ा या उतना फैला नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पैर धंसते जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि कम जगह पर अधिक दाब पड़ता है, इसकी वजह से हम तेजी से दौड़ नहीं पाते। और उसी की अ, अपेक्षा जो ऊंट के पैर के तलवे होते हैं हमारे तरह नहीं होते, उनके पैर के तलवे काफी चौड़े होते हैं और वो रेत में धंसते नहीं, जिससे वह आसानी से कई किलोमीटर तक चलते रहता है, और इतना वजन लेने के बावजूद वह उसमें नहीं धंसता, उसके लिए चलना आसान होता है। अब यहाँ पर एक आकृति दिखाई है,
इस आकृति में हम देखते हैं कि एक फ्लैट या सीधी सी लकड़ी है, उस लकड़ी के ऊपर 4 मोटी मोटी नोटबुक्स रखी हैं, बुकें रखी हैं। अब चारों तरफ दाब समान रूप से है, इसलिए वह लकड़ी मुड़ती नहीं है, या जो लकड़ी की फली है वो मुड़ती नहीं है। लेकिन जब इन नोटबुक्स को या कापियों को एक साथ एक के ऊपर एक रख देते हैं, तब वह लकड़ी बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। इसका कारण सबसे बड़ा क्या है? यहाँ पर कम जगह पर अधिक दाब है। अधिक दाब होने के कारण यहाँ पर लकड़ी बैंड हो जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं, अगर कोई प्लास्टिक का स्टूल है या केन की, बांस की कुर्सी है, उस पर जब हम खड़े होते हैं तो वह कुर्सी टूट सकती है, या प्लास्टिक की जो स्टूल है वह टूट सकती है, क्योंकि खड़े होने पर हमारे पूरे शरीर का जो भार है कम क्षेत्रफल पर, कम जगह पर आता है, जिसकी वजह से बांस की कुर्सी टूट सकती है। लेकिन जब हम उसी पर बैठे रहते हैं तो वह कई उस सरफेस बढ़ जाता है, जहां पर उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिस पर हम बैठे हैं। इसके वजह से दाब कम जगह पर न पड़ करके ज्यादा जगह पर उसका वजन पड़ता है, इसकी वजह से वह टूटती नहीं। उसी तरह का उदाहरण यहाँ पर भी दिया है। अब द्रव पदार्थ का दाब क्या है? प्रेशर ऑफ लिक्विड। यहाँ पर एक उदाहरण है, या इसको हम लोग अगर इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं तो ठीक है। बॉटल में एक छोटा सा छेद करके छोटी सी पाइप पतली सी लगाई गई है, और उसके आगे गुब्बारा बांध देते हैं। बॉटल लीक न हो इसके लिए यहाँ पर हम मोम लगा सकते हैं। मोम लगाएंगे तो बगल से पानी नहीं आएगा इस छिद्र के। और जब इसमें, इस बॉटल में हम पानी भरते हैं तो धीरे धीरे पानी के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की वजह से, उस दाब की वजह से यह गुब्बारा फूलने लगता है। इस तरह का प्रयोग हम मटके में, अगर नल होगा वहां पर भी हम कर सकते हैं। मटके के नल में छोटा सा गुब्बारा लगाएंगे, और जैसे ही नल चालू करते हैं उस प्रेशर की वजह से, उस दाब की वजह से द्रव के गुब्बारा चारों तरफ से फूलना स्टार्ट होता है और उसमें पानी भर जाता है। द्रव का दाब और स्तर। यहाँ पर एक बोतल दी है, इस प्रयोग को हम आसानी से घर पर कर सकते हैं। एक पानी की बोतल लेकर के उसमें समान अंतर पर 3 छेद करते हैं। अंदाज से तीनों छेद कर लिए, ऊपर नीचे। पहला छेद एकदम नीचे, फिर दूसरा बीच में, फिर तीसरा उसके ऊपर। और जब हम पानी भरते हैं इस बोतल में तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा तेज जो फ्लो है, जो धारा है, वह पहले छेद में से तेजी से पानी निकलता है। उससे कम छेद, दूसरे छेद से उससे कम स्पीड से पानी आता है, और तीसरे में उससे भी कम। इसका मतलब है कि जो दाब जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से यह पानी बाहर आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले छेद में पानी तेज गति से आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर इतना दाब है, इतना पानी इसके ऊपर है, जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है चित्र में। और दूसरे छेद में प्रेशर कम है, इसलिए कम फ्लो के साथ आ रहा है। और तीसरे में सिर्फ इतना ही प्रेशर है इस पानी पर, इतने भाग पर ही है, इसके लिए पानी का जो फ्लो है, स्पीड है, गति है, वह कम होती है। यह दोनों प्रयोग हम आसानी से घर पर कर सकते हैं, और आप लोग करके देखिए इसे। अब गैस का दाब कैसा है? वहां पर लिक्विड का दाब था पानी, अब तरल पदार्थ था। अब यहाँ पर हम गैस देखते हैं। कोई एक गुब्बारा मुंह से फुलाते समय वह चारों ओर से फूलता है। अब यहाँ पर एक चित्र दिया है, उसमें हम देख रहे हैं गुब्बारे को फुलाया जा रहा है, तो गुब्बारा चारों तरफ से फूलता है। गुब्बारे पर यदि छोटा सा छिद्र कर दिया जाए तो क्या होगा? गुब्बारा ठीक ढंग से फूलेगा नहीं, उस छिद्र में से हवा बाहर चली जाएगी। इस निरीक्षण द्वारा हम देखते हैं कि जो हवा है वह किसी भी बंदिस्त पात्र में उसी का आकार ले लेती है, और वह दीवार पर चारों तरफ उसका बल एक साथ प्रयुक्त होता है। इसकी वजह से वह गुब्बारा फैलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सभी द्रव और गैसों को तरल पदार्थ कहते हैं। पात्र का प्रवाही पदार्थ पात्र के सभी पृष्ठ भागों पर, दीवारों पर और आधार पर अंदर से दाब प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर जो गैस या हवा भरी जा रही है, वह उसके चारों तरफ अंदर से प्रयुक्त हो रहा है बल, तब जाकर के गुब्बारा फैलता है। उसी तरह से बंद पात्र में
दिए गए द्रव्यमान के प्रवाही पदार्थ में पाया जाने वाला दाब सभी दिशाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है। जैसा हम लोगों ने इस चित्र में देखा कि किस तरह से वो गुब्बारे को फुला रहा है और गुब्बारा चारों तरफ से समान रूप से फैलता है। इसका मतलब है उस गैस का, उस हवा का चारों तरफ समान रूप से प्रसरण होता है या उस गुब्बारे पर दबाव पड़ता है। अब वायुमंडलीय दाब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, और यह वायुमंडल पृष्ठभाग पर सभी ओर हवा का आवरण है। इस हवा के आवरण को ही वायुमंडल या वातावरण कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठभाग से लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल है। इसके भी आगे लगभग 400 किलोमीटर तक अत्यंत विरल रूप में पाया जाता है यह वायुमंडल। अब वायुमंडल होता क्या है? हवा का जो दबाव है, वायुमंडल सभी तरह की जो गैसें हैं, हवा में अनेक तरह की गैसें, जो हल्की गैस है वह ऊपर की ओर जाती है, जो भारी गैस है वह नीचे की तरफ रहती है। इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का दबाव है। अब यह वायुमंडलीय दबाव कैसे पता चलता है हमको? जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई पर, जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे उतना ज्यादा वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होगा। इसी की वजह से जब ऊंचाई पर बिना प्रेशर कुकर के खाना नहीं बन सकता, वहां पर प्रेशर कम होता है। पहाड़ी जो स्थान होते हैं, बहुत ऊंचाई पर हम जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। अब उपप्लावक बल, अबायंट फोर्स किसे कहते हैं? खाली बोतल लेकर के अगर हम उसे पानी में डालते हैं, या एक छोटी सी गेंद ले लें, प्लास्टिक की गेंद, उसे हम पानी के अंदर डालेंगे तो वह गेंद या बोतल खाली उसके ऊपर तैरने लगती है। उसी स्थान पर यदि बोतल में पानी भर करके डाला जाए, पानी भर करके उसके ढक्कन को ठीक से बंद कर दिया जाए और उसे पानी में डालते हैं, तो वह पानी के लेवल पे उसके जल के स्तर के बराबर ही तैरता है, उसमें डूबती भी नहीं और ऊपर भी नहीं आती। अब यहाँ पर बोतल हल्की है, उस पर यह पानी का अपोजिट फोर्स जा रहा है, उसी को कहते हैं उपप्लावक बल। उपप्लावक बल अर्थात पानी के अंदर किसी भी चीज को हम डुबाने की कोशिश करते हैं तो पहले पानी उसको बाहर की तरफ ढकेलता है, और जब उसके द्रव्यमान से कम होगा, उसका वजन, उसका घनत्व पानी की अपेक्षा ज्यादा होगा, तो वह पानी में डूबता है। किंतु यहाँ पर बोतल खाली है, अर्थात इस पर बायंट फोर्स या उपप्लावक बल अधिक क्रियाशील है, इसलिए यह गेंद, प्लास्टिक की गेंद और बोतल ऊपर ही तैरती है, पानी के जल के स्तर के ऊपर। और जैसे उसमें पानी भर करके उसमें पानी में डुबाने की कोशिश करते हैं तो पानी के स्तर के बराबर वह तैरते रहती है, न तो डूबती है न तो बाहर आती है। अब कील, लोहे की कील हम लेते हैं और जैसे ही पानी के अंदर डालते हैं वह डूब जाती है, क्योंकि इस पर उत्प्लावक बल कम प्रयुक्त होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान कम होने का आभास होता है, इसकी वजह से वह डूब जाती है। और यही हम देखते हैं कि लोहे के बड़े बड़े शिप, जहाज जो है पानी पर तैरते हैं, क्योंकि उस पर समुद्र के पानी में एक तो तैरना आसान होता है क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है, और दूसरी बात, उसका जो बल है वो काफी दूर तक फैला हुआ होता है। उसी तरह से जैसे कोई लोहे की चक्की लिया हम लोगों ने, उससे नाव का आकार दिया, तो वह पानी में नहीं डूबता, लेकिन उसी की छोटी सी कील जब हम देखते हैं पानी में डाल करके तो वह डूब जाती है। और समुद्र के पानी में तैरना आसान है अपेक्षाकृत मीठे पानी के, क्योंकि मीठे पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वह कम होती है। और नमक का जो पानी होता है, खारा पानी होता है, उसमें मिश्रित नमक है, इसकी वजह से उसकी डेंसिटी अधिक होती है, और घनत्व अधिक होने के कारण उसमें हम जल्दी डूबते नहीं, उसमें तैरना आसान होता है। अब यहाँ पर दो बातें दी गई है। उत्प्लावक बल किन बातों पर निर्भर होता है? एक, वस्तु का आयतन, द्रव में डूबे हुए वस्तु का आयतन अधिक होने पर उत्प्लावक बल अधिक होता है, और द्रव का घनत्व, जितना अधिक घनत्व उतना उत्प्लावक बल अधिक होगा। अगर घनत्व ज्यादा है तो उत्प्लावक बल भी उतना ही अधिक होगा। यदि आयतन अधिक है तो उत्प्लावक बल भी उतना ही अधिक होगा। थैंक यू, धन्यवाद।